बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना कक्षा 9वीं का गणित, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सारी चीज़ें पूरा मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ वीडियोज़ देखना है और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप चीज़ों को नोट कर पाएँ और एकदम सरल तरीका हम आपको सिखाएंगे, है ना। हर एक सवाल आपसे बनने लगेगा और आप मैथ्स में विद्वान बन जाएंगे। ऐसा हम आपको पढ़ा देंगे, आपके मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटने पाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कक्षा 9वीं गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो आप अपने आसपास नंबर्स देखते होंगे, संख्याएं देखते होंगे, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, -10 हो गया, है ना, 1,25,000 हो गया। ये सारी चीज़ें आप जो नंबर्स देखते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के नंबर होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी में इनको रखा जाता है, सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हर एक नंबर को कैटेगराइज किया जाता है कि यह नंबर इस कैटेगरी में रहेगा, इस समूह में रहेगा, इस ग्रुप में रहेगा। भाई आप जब रहते हैं तो आप ऐसे ही तो नहीं रहते, किसी घर में रहते हैं, किसी परिवार में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, है ना। तो एक नंबर्स का भी एक समूह होता है, एक फैमिली होता है। बात समझ में आए। ऐसे ही हर एक अलग अलग परिवार होता है, उनमें नंबर्स को रखा जाता है। तो हम उन्हीं परिवारों के बारे में जानेंगे, उन्हीं ग्रुप्स के बारे में जानेंगे कि उन ग्रुप्स में किन किन नंबर्स को रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में, यानी इस ग्रुप में, यानी जो प्राकृत संख्याओं का समूह है, इसमें कौन कौन से नंबर्स को रखा गया है, यानी इस परिवार में कौन कौन से संख्याएं हैं, कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याओं को आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि जो नंबर हम किसी चीज़ को गिनती में, किसी चीज़ को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि कुछ पेन हैं, है ना। तो अगर आप उन पेन को गिनना चाहें तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे? आप लोग 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मान लीजिए आपके पास 15 पेन है, तो आप कितना कहेंगे? टोटल 1 2 3 4 5 15 तक जाएंगे, है ना। यानी जो नंबर्स किसी चीज़ को गिनने में प्रयोग होती हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई बच्चों? प्राकृत संख्याएं हो गई, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये आगे की सारी संख्याएं जितना आगे तक हम जा सकते हैं ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी जो नंबर्स हैं 1 से आगे, है ना, 1 और 1 से आगे की जितनी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जिस समूह में, जिस परिवार में इनको रखा गया है, उस परिवार का भाई नाम क्या है? तो उस परिवार का नाम है प्राकृत संख्याएं, है ना। और इनको अगर हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं n। n बराबर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5, यानी n मतलब नेचुरल नंबर। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए दूसरे समूह के बारे में हम लोग जानते हैं। एक एक चीज़ नोट करते चलिएगा, अच्छे से हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा पूर्ण संख्याएं, है ना। अब इस समूह में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो पूर्ण संख्याओं में हमारा होता है 0 हो गया, है ना, 0 1 2 3 4 5, और इधर की पूरी संख्या, यानी हम इधर अनंत तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं को बच्चों हम लोग दर्शाते हैं किससे? W से, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स बोलते हैं, यानी W। ठीक है, इसका पहला लेटर W है, तो W से हम लोग पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सवाल आपके कैसे बनते हैं? सवाल आपके बनते हैं, सवालों को हम आपको एकदम बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, है ना। जब सवालों पर पहुँचेंगे, देखिए सवाल ऐसे बनता है, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? ऐसे सवाल पूछेगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हम जब सवालों पर पहुँचेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए कि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 ये सभी होती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 भी हमारा साथ में शामिल हो जाता है इन 1 2 3 4 5 के साथ में। तो वो समूह क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा।
आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर। अब यहाँ पर तीसरा है बच्चों हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब देखिएगा, इसको गौर से समझिएगा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? अगर हम पूर्णांक को तोड़ें तो दो भागों में टूटे गए। कौन कौन सा? एक हो जाएगा पूर्ण, है ना, एक हो जाएगा पूर्ण और धन अंक, है ना। इसी तरीके से लिखेंगे हम इसको, पूर्णांक को, पूर्ण धन अंक। अब इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है, इसी में इसका मीनिंग है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब हो गया अंक या संख्या कोई, है ना। तो जो संख्या, जो अंक पूरा का पूरा हो, पूर्ण हो, यानी वो दशमलव में ना हो, वह हमारा पूर्णांक होता है। अब जैसे हम आपको उदाहरण के लिए जैसे बोलें कि हमारे पास ये 3 है, तो 3 आपको पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा है, ये दशमलव में नहीं है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसी तरीके से आपके पास बोलें कि आपके पास एक संख्या है 4.25, है ना, 4.25, तो ये दशमलव में है, ये पूरा नहीं है। 4 तो पूरा पूरा है, लेकिन ये पॉइंट के बाद भी कुछ और है ना, मतलब ये पूर्णांक नहीं है हमारा। तो जो संख्याएं दशमलव में होंगी वो पूर्णांक नहीं होंगी, इतना बस समझ लीजिए। पूर्णांक कौन होगा? जो पूरा पूरा होगा। अब यहाँ पर बच्चों पूर्णांक जो होता है 2 टाइप का होता है। अब पूर्णांक होते कौन कौन से, इसको समझिए। देखिए, आप संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे, बीच में हमारा होता है 0, फिर इसके बाद इधर होता है 1, मतलब +1, +2, +3, +4, +5, और ये हमारा अनंत तक चला जाता है, यानी इधर प्लस अनंत तक, यानी प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। 0 के पहले क्या होता है बच्चों? 0 के पहले होता है -1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -4, और ये हमारा कहाँ तक चला जाता है? ये हमारा माइनस अनंत तक पहुँच जाता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो हमारी पूर्णांक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, है तो भाई पूरा ही अंक ना। जैसे ये -3 है, तो ये क्या है? ये पूरा अंक है, मतलब इसमें भले प्लस या माइनस लगा है, लेकिन है तो ये पूरा पूरा ही, है ना। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, तो पूर्णांक हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? अब यहाँ पर देखिए, ये सारी की सारी पूर्णांक है। अब इसमें एक होता है पॉजिटिव, मतलब इधर देखिए, तो बच्चों इधर जो प्लस वाले हैं यानी धनात्मक पूर्णांक, इनको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या कहते हैं देख लीजिए, है ना। यहाँ पर कहते हैं इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये प्लस में है ना। धनात्मक पूर्णांक, एकदम हर एक चीज़ ध्यान से समझते चले जाइएगा, पूरा मैथ हम आपको सिखा देंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो माइनस वाले हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इधर जो माइनस वाले हैं, इधर जो माइनस वाले हैं, -1, -2, -3, ये सभी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये ऋण में है ना, मतलब इनमें माइनस लगा हुआ है। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो 0 होता है, ये 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, यानी ना ही ये प्लस होता है ना ही ये माइनस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, यानी 0 होता है। बात समझ में आ गई? तब पूर्णांक भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो पूरा पूरा हो, है ना। अब देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें हमने समझ लिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में। चौथा हमारा है परिमेय संख्याएं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझेंगे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, है ना। बड़े गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्याएं, आप भिन्न के बारे में तो जानते होंगे। भिन्न का मतलब होता है जो बटे के रूप में होता है ना। तो एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पर 4/9, है ना। तो क्या है? ये एक भिन्न है, मतलब ये परिमेय संख्या है एक, है ना। इसको हम 4/9, तो ये बटे के रूप में है, मतलब p/q के रूप में है। तो जिस संख्या को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे उसको बना सकते हैं, वह हमारा परिमेय संख्या होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं बच्चों, उनको समझ लीजिए। शर्त ये है कि हम जिसको p/q के रूप में लिख सकें वो तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है?
शर्त पहले सुन लीजिए, है ना। कुछ शर्तें हैं इसकी। शर्त, पहला शर्त ये है कि जो P है, P का मतलब ऊपर वाले यानी अंश, और जो हर है मतलब नीचे वाला Q, है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर दोनों पूर्णांक है मतलब अंश और हर नीचे ऊपर दोनों पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है, तभी वो हमारा परिमेय संख्या होगा। और दूसरी शर्त क्या है बच्चों? दूसरी शर्त ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि नीचे वाला हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 नहीं होगा मतलब Q हमारा 0 नहीं होगा, तभी वह एक परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है 17/20, है ना। ये क्या है? P/Q के रूप में है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर वाला यानी अंश भी और हर भी हमारा दोनों पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 भी नहीं है। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दे दिए 3.8, है ना। अब इसको देखकर बताइए कि क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। पहली बार तो आप देखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि भाई बटे के रूप में नहीं है। लेकिन हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। ये वाला तो पहले से बटे के रूप में था, लेकिन क्या हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा क्या है हमारा 3.8 है ना। इसको अगर बटे के रूप में लिखना है बच्चों तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर पहले तो दशमलव हटा के सबको लिख दीजिए। तो दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38 हमारा, है ना। और बटे में क्या करना है इसको सुनिए। आपको बटे में आपको 1 लिखना है, और दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है गिन लीजिए। तो यहाँ पर 1 ही अंक है, तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो नीचे हम 2 0 लगाते। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये लिखा है ना 23.407, इस तरीके से लिखा है। तो इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? ये पहले तो दशमलव हटा के पूरा का पूरा लिख दीजिए 23.407, है ना। फिर इसके बाद बटे में हमको क्या करना है? बटे के में 1 रखना है, और दशमलव के बाद 1 2 3 यानी 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा, यानी बटे में हमारा 1000 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इसी तरीके से इस 3.8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं 38/10, मतलब ये P/Q के रूप में बदल गया। इसका मतलब यह भी हमारा एक परिमेय संख्या है। चलिए अब एक उदाहरण हम आपको और देते हैं। जैसे इसका मतलब आप क्या समझे कि जो दशमलव में संख्या होती है वह भी एक परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ पर बात करें कि क्या हमारा ये जो है मान लीजिए कि 15 है ना। तो क्या 15 एक परिमेय संख्या है? अब आप देखेंगे कि ये बटे के रूप में नहीं है तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या है बच्चों। कैसे? सीधी सी बात है, हम यहाँ पर आपको बताएं। इस 15 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? भाई किसी भी संख्या के अगर बटे में हम 1 लिख दें यानी 1 से उसको भाग दें तो क्या उसका मान बदलेगा? भाई 6 को आप 1 से भाग दीजिए, 6 ही ना आएगा, है ना। तो किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, यानी 15 भी हमारा परिमेय संख्या है। देख लीजिए ये 15 है, पूर्णांक ये भी है, पूर्णांक ये भी है, और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब 15 भी हमारा परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी। ये देखिएगा जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7/0, है ना। क्या ये परिमेय संख्या है? ये बिल्कुल भी परिमेय संख्या आपका नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए P और Q दोनों तो पूर्णांक हैं भाई, 7 भी पूर्णांक है और 0 भी पूर्णांक है, लेकिन दूसरा शर्त तो ये नहीं ना मान रहा है भाई। ये दूसरा शर्त को कहाँ मान रहा है? दूसरा शर्त कह रहा है भाई कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, लेकिन इसमें तो 0 है नीचे वाला, है ना। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा।
7/0 यानी किसी के भी बटे में अगर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, है ना। बस आपको वीडियोस डेली देखनी है ना। हर एक टॉपिक हम आपको डेली करवाएंगे, इससे आपका धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे और आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर परिमेय संख्या आप लोग समझ गए क्या होता है, जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। शर्त बस इतना है कि ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए और साथ में हमारा वो नीचे वाला 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 0 होता है, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई 0 तो नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर 0 होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर होता क्या है आखिर, है ना। तो देख लीजिए, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है a मान लीजिए, है ना, कोई भी संख्या है, अगर उसको बच्चों हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वह अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अपरिभाषित। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, अनडिफाइंड होता है। यानी कि हम किसी भी संख्या को 0 से भाग दे ही नहीं सकते। किसी भी संख्या को 0 से भाग देना असंभव है, इम्पॉसिबल है। अभी तक ये भाग नहीं किया जा सका है, इसलिए किसी भी संख्या को 0 से भाग देना यहाँ पर अनडिफाइंड कहलाता है। और इसी को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं अनंत। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 0 नीचे में नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 होता है तो वह अनडिफाइंड हो जाता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में समझा, यानी 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद हमने समझा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम 0 को भी साथ में ले लें, यानी 0 1 2 3 4 5 ये सभी मतलब आगे तक जितना भी हम जा सकते हैं वो सभी हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसके बाद हमने पूर्णांक के बारे में समझा। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा अंक हो, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं पूर्णांक, जो पूरा का पूरा अंक हो। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर और एक ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर। बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने समझा परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे हर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं, है ना। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण भी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी किताब में है। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 प्लस प्रश्नावली 1.1 अगले वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे। इसको आप पार्ट 1 मान सकते हैं, यानी पार्ट 2 में हम लोग, यानी जो सेकंड क्लास होगा हमारा, उसमें हम लोग उदाहरण प्लस प्रश्नावली 1.1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य का मतलब होता है बराबर, है ना। तो ऐसी 2 परिमेय संख्याएं या फिर परिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। तो ऐसे 2 भिन्न जिनका मान बराबर हो, जैसे हम आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है, एक भिन्न ये है 2/3, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक भिन्न ये है ना, एक भिन्न हमारे पास 6/9 है। अब अगर देखा जाए तो देखने में तो ये दोनों अलग अलग भिन्न लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का मान बच्चों एक ही है ना भाई। इस 6/9 को, ये जो 6 है ये भी 3 से कट जाएगा और ये जो 9 है ये भी 3 से कट जाएगा। तो अगर हम 6 को ऐसे लिखें, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3। अब ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो दोनों 3 को काट दीजिए, बचा हमारा क्या, ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 3, यानी 6/9 का भी मतलब 2/3 ही है।
तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई कि जो 2/3 है वो किसके बराबर है, वो है हमारा 6/9 के बराबर, है ना। क्योंकि मान तो इसका वही ना है, 2/3 है। अल्टीमेटली देखा जाए तो 6/9 का मतलब 2/3 ही है, काटेंगे तो 2/3 ही आएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2/3 और 6/9 बराबर है, यानी ये दोनों भिन्न तुल्य परिमेय संख्याएं हो गई, यानी तुल्य भिन्न हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपको बोलता है कि तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे देखिए आपको बोल दिया भाई कि यहाँ पर 7/5 है ना, ये 7/5, इसके तुल्य भिन्न हमको निकालना है। तो इसके तुल्य भिन्न आप कैसे निकालेंगे, इसके तुल्य भिन्न निकालने के लिए तुल्य भिन्न आपको बनाना है ना, तो ऊपर और नीचे इन दोनों में एक ही संख्या का मल्टीप्लाई करिए। जैसे हम यहाँ पर ये 7/5 है ना, तो ऊपर और नीचे अगर हमको तुल्यांकी भिन्न बनाना है तो कैसे करेंगे, 7/5 के तुल्य भिन्न और क्या हो सकता है, कैसे हम बनाएंगे, ऊपर और नीचे में एक ही संख्या, किसी एक संख्या का। जैसे मान लीजिए हम ऊपर 4 का गुणा कर रहे हैं, तो जब ऊपर 4 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। यानी ये हो गया 7 चौक कितना 28, और नीचे हो जाएगा बच्चों 4 पंचे 20, है ना। यानी 28/20, 7/5 के तुल्य कौन सा होगा, 28/20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारी तुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, है ना, जितना आपकी मर्जी हो। बस आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे में किसी एक ही संख्या का, फिक्स संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, तो आपका तुल्य परिमेय संख्या निकल कर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आपको एकदम डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा क्लियर भी हो गया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, और अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, है ना। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वहीं पर तुरंत वीडियो देख सकें, है ना। और मैथ्स की गारंटी आप हम पे छोड़ दीजिए, बस आपको एकदम शांत मन से मैथ पढ़ना है ना। बस वीडियोस देखिए और चीज़ों को नोट करते जाइए, मैथ आपको पूरा हम A to Z कंप्लीट करा देंगे, है ना। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको पता ही है क्या करवाने वाले हैं, 2 उदाहरण करवाएंगे जो कि प्रश्नावली 1.1 से पहले हैं, और प्रश्नावली के सारे सवाल करवाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए बच्चों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स की ही, हर एक सब्जेक्ट की भी पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए, है ना। तभी आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर जब आते हैं तभी आपका परसेंटेज बनता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपका कुछ नहीं हो जाता है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद।